हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां हम बनाते हैं आपकी पढ़ाई को बहुत ज्यादा आसान। तो बच्चों, जैसा कि कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कल के वीडियो में कि आज मैं आपके लिए डेरिवेशन लेकर के आऊंगा। तो डेरिवेशन की सीरीज में आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहले चैप्टर का पहला डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में चार्जेस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर ली थी। ठीक है, आई होप कि आपने उन्हें वापस से रिवाइज भी किया होगा। चार्जेस को ठीक से समझने के बाद अब हम जानते हैं कि उन चार्जेस पे जो लगने वाला फोर्स होता है उन्हें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कूलॉम लॉ। कूलॉम्स लॉ को बताने के लिए मैं पहले आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, बहुत बेसिक सी, कि बेटा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हो, अगर हमारे पास कैसे चार्जेस हो, दो सेम चार्जेस हो। मैं पेन का कलर चेंज कर लूं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हैं, मान सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, अपोजिट हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, अपोजिट क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इन दोनों चार्जेस पे एक फोर्स लगेगा और वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहलाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हों, सपोज इफ यू हैव टू पॉजिटिव चार्ज और टू नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों चार्जेस बेटा कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्ज है। इस वजह से इन दोनों के बीच में क्या होगी, डिस्टेंस, रिपल्शन, या एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और इनमें जो फोर्स लगेगा इन दो चार्जेस के बीच में, वो कहलाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या कहलाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहां से हमने एक बात जानी कि अगर चार्जेस हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सेम हो डिफरेंट हो, चाहे जैसे हो, चार्जेस के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो आइए जानते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो कूलॉम्स लॉ हमें इन्हीं चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है ना, उस फोर्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। कूलॉम्स लॉ के हेल्प से हम चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि कूलॉम्स लॉ डिस्क्राइब्स, कूलॉम ने क्या डिस्क्राइब किया, कूलॉम्स लॉ ने क्या डिस्क्राइब किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज, और स्टैटिक मतलब रेस्ट। ऐसे चार्ज जो किस पे होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। और उन चार्जेस पे जो लगने वाला फोर्स होता है, उन चार्जेस पे जो लगने वाला फोर्स होता है वो किसके थ्रू हमें पता चलता है, कूलॉम्स लॉ के थ्रू पता चलता है। इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैसा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैंने बताया था दो डिफरेंट चार्जेस हैं उनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और रिपल्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन, दो कैसे चार्जेस के बीच में, लाइक चार्जेस के बीच में, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। वो फोर्स उन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में और उनके डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन में होता है। उन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप कह रहे हो कि सर आपने यहां से जो बोला है ना, यहां से जो आपने बोला है ना, वो सुनने में तो अच्छा लगा लेकिन समझ में नहीं आया। अब क्या करें, तो आइए जानते हैं। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं इसके पीछे। तो समझते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। बेटा मान लेते हैं हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो सारी भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। तो सपोज हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है ए एंड बी। तो बेटा अगर ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, बेटा दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो बेटा जब कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है ना, तो उनके बीच का जो ऑपरेशन होता है उन दोनों में वो सेम होता है। क्या कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इस फिजिकल क्वांटिटी को घटाएंगे तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन में हो, इनवर्स मतलब बेटा क्या होता है, उल्टा, अपोजिट। तो जैसे a जो है, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। बेटा ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये इनवर्स में लिखा हुआ है। अब जब इनवर्स मतलब ही उल्टा होता है तो उनके बीच में रिलेशन भी कैसा होगा, उल्टा होगा। क्या होगा कि अगर
इस फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी वाली फिजिकल क्वांटिटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इसको कम करेंगे तो बेटा ये वाली क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, कम नहीं, ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो वापस से स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्या कहता है कूलॉम्स लॉ, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है किसके बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। जो चार्ज होते हैं ना उस चार्ज के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब बेटा क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई, पढ़ा होगा ना, जोड़ घटाना गुणा भाग, वही है मल्टीप्लाई। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है किसके, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो उनके बीच की डिस्टेंस होती है ना, इनके बीच की, चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उस डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, अभी और क्लियर समझेंगे जब डेरिवेशन समझाएंगे। तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक बच्चा। अब जरा देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर दिखना चाहिए ना आपको। तो बेटा ये देखिए, ये कैसा चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये वाला कैसा चार्ज है, ये चार्ज हमारा भी पॉजिटिव है। अब अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो दोनों चार्जेस कैसे होंगे, लाइक चार्जेस होंगे। कैसे होंगे, लाइक चार्जेस। और अगर लाइक चार्जेस हैं दो, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। और यही फोर्स तो हमें बताता है कौन, कूलॉम्स लॉ। यही फोर्स तो हमें कौन बताता है, कूलॉम्स लॉ बताता है। और अगर हमारे पास दो डिफरेंट चार्जेस हो, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने बताया था ना क्या, कि अपोजिट अट्रैक्ट। अपोजिट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप भी होते होगे, ठीक है, लेकिन आप चार्ज नहीं हो। तो जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। इस वजह से उनके बीच में क्या लगता है, उनके बीच में लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इनके बीच में फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को तो पता करना होता है कूलॉम्स लॉ से। ठीक, तो मैं वापस से दिखा रहा हूं, देखो क्या लिखा है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ये जो फोर्स होगा ये इन दोनों चार्जेस के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और पहले मैं इसको साफ कर लूं फिर बताता हूं और कैसे हो, ये नहीं पूछ रहा। और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं जरा कूलॉम्स लॉ को और ठीक से। तो बेटा सबसे पहले हम सब मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं। ठीक है, एक चार्ज जो है, मैंने तो पेन सेलेक्ट ही नहीं किया, आप भी सोच रहे होगे कि सर क्या कर रहे हैं। एक चार्ज को हमने क्या मान लिया, Q1 मान लिया। क्या मान लिया, Q1 मान लिया एक चार्ज को, और दूसरे चार्ज को क्या मान लिया, Q2। इस बार Q2 है, इस बार QT नहीं आई। ठीक है, Q1 और Q2। अब इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं बेटा। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है। अब कूलॉम लॉ क्या कहता है बेटा, अभी ये चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे वो हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ में। तो दो चार्जेस हैं, अब इनके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, लेकिन होगा तो फोर्स। और अगर वो फोर्स होगा तो कूलॉम्स लॉ ने क्या कहा था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। इसे हम मान लेते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 1। और उसके बाद क्या बोला था कि यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है ये डिस्टेंस के इनवर्स मतलब उल्टे और स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये इनवर्स हो गया और डिस्टेंस का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और इसे हमने क्या मान लिया, सेकेंड। ठीक, मतलब क्या होता है बेटा, मतलब ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है ना। किस प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर चार्जेस बढ़ेंगे, अगर चार्जेस की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ी, अगर दूरी बढ़ी, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपने भी देखा होगा ना बेटा, समझ तो रही होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर जितनी डिस्टेंस कम होती है, दूरी जितनी कम होती है, फोर्स उतना ज्यादा बढ़िया होता है, अट्रैक्शन हो या
रिपल्शन हो, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ी तो फोर्स कम, और डिस्टेंस कम हुई तो फोर्स ज्यादा। ओके, अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। कैसे कंबाइन करेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। देखो फोर्स इसके भी प्रोपोर्शन में, फोर्स इसके भी प्रोपोर्शन में, बस इसमें डायरेक्ट है, इसमें क्या है, इनवर्स है। मैंने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। अभी भी वही बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, वही बात। कौन सी बात, कि फोर्स जो है प्रोडक्ट के, किसके, चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन में, है ना वही बात। हाँ ठीक है। तो बेटा अब आगे करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब बेटा ये जो है, ये साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का। इसका साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का, मतलब जब दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में प्रोपोर्शन में होती हैं। और फिजिक्स में जब भी कोई प्रोपोर्शन का साइन होता है और जब हम उसे हटाते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। मतलब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा F इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा K Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। और बेटा ये जो K आया है ना यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो K आया है ना बच्चा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कांस्टेंट ऑफ, क्या कहलाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इस जो k की वैल्यू होगी, ये जो k की वैल्यू होगी, कांस्टेंट की बेटा वैल्यू भी होती है जो एक्सपेरिमेंटली निकलती है, इस k की वैल्यू जो होगी वो डिपेंड होगी कि दोनों चार्जेस कौन से मीडियम में रखे हैं, किस मीडियम में रखे हैं, दो चार्जेस आखिर रखे कहाँ पे हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे कि दोनों चार्जेस फिलहाल कहाँ पे हैं, फ्री स्पेस में। कहाँ पे है, फ्री स्पेस में है। तो जो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा, जो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 0। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और आप जो बेटा यहाँ पे ये देख रहे हो, ये जो एप्सिलॉन नॉट देख रहे हो, इस एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्योंकि हमारे जो कांस्टेंट, सॉरी, हमारे जो चार्जेस हैं वो कहाँ रखे हुए थे, फ्री स्पेस में रखे हुए थे। और इस जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये दोनों ही वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, ठीक है बेटा। लौटते हैं वापस से कूलम्स लॉ में। क्या लिखा था हमने, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब K की वैल्यू रख दो बेटा, K की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और ये आ गया क्या, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें कहां से मिला, कूलम्ब्स लॉ से। और वो चार्जेस कहां रखे थे, वो चार्जेस रखे थे फ्री स्पेस में, ठीक है। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, कूलम्ब्स लॉ। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इतना सब लिख तो दिया है ना, ये यूनिट नहीं समझ में आई मुझे कि ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कहाँ से आ गई। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये रिलेशन पे आओ जरा। यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिखा था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। इसी K की वैल्यू तो होती है बेटा, क्या इसी K की वैल्यू तो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी की यूनिट तो है ये, देखो इसी की तो यूनिट है ये। तो बेटा जरा K की वैल्यू निकालो यहाँ से। K बराबर क्या हो जाएगा, F R स्क्वायर और अपॉन में हमारे दोनों चार्जेस, अपॉन में हमारे दोनों चार्जेस। बेटा ये क्या है, फोर्स है, क्या है फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये R क्या है,
आर है दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है SI मीटर, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और अपॉन में क्या लिखा है चार्ज Q1 और Q2, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है कूलॉम, तो इस वाले चार्ज की भी यूनिट कूलॉम हो जाएगी, इस वाले चार्ज की यूनिट भी कूलॉम हो जाएगी, और कूलॉम मल्टीप्लाई क्या हो करके क्या हो जाएंगे कूलॉम स्क्वायर। इसीलिए जो इसकी यूनिट है वो क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। देखो ये यूनिट का बहुत वैल्यू होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ऐसे करके आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपसे एप्सिलॉन नॉट की निकाली है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास डेटा नहीं है और डेटा बहुत ज्यादा है तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, जिससे आपको कूलॉम्स लॉ ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, अब जो हमारी अगली क्लास होगी इसी चैप्टर की, उसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। हम बनाएंगे आपकी पढ़ाई को आसान, की फिजिक्स को आसान, ताकि आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। ओके, तो हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए, कमेंट में अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए, हमारे तक अपनी प्रॉब्लम को पहुंचाइए और हम उन प्रॉब्लम्स पे वीडियो बना करके उन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, पढ़ाई करते रहिए और हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।